Hello guys, this is Amitesh Dubey and I'm welcoming you all in our channel Only Civil Services. So guys, आज का जो टॉपिक है मज़ेदार टॉपिक है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज के टॉपिक से। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शेड्यूल पे, है ना। शेड्यूल्स क्या होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि शेड्यूल्स बेसिकली एक टेबल्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, है ना, जिनमें क्या कंटेन होता है, जिनमें एडिशनल डिटेल्स होती है। एडिशनल डिटेल्स किसकी होती है? जो उनकी डिटेल होती है एडिशनल, जो कि मतलब आर्टिकल्स में मेंशन नहीं होती। आपको पता होगा कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे पार्ट 1 है जो है ना, तो पार्ट 1 डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट 1 है इसमें आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल्स हैं, मतलब पार्ट 1 में, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो इन 4 आर्टिकल्स मतलब 1 2 3 4 ये चारों आर्टिकल्स में जो चीज़ें नहीं दी होंगी और इनके कंटेस्ट में वो चीज़ें रिलेवेंट होंगी, वो चीज़ें किस पे मेंशन होंगी? वो चीज़ें मेंशन होगी शेड्यूल्स में। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं पार्ट 1 में, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कह सकते हो आप कि मान लो किसी चीज़ के दिए हुए है कि मतलब भारत में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उनके नाम अगर इसमें नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ इतना कहा गया है कि 28 जो है स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इसके नाम मान लीजिए आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो उसके नाम जो है आपको शेड्यूल्स में मिल जाएंगे। तो यही चीज़ है कि मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आर्टिकल्स में नहीं दी गई है, तो उसी के कंटेस्ट में, है ना, उसी से मिलती जुलती, उसी के आगे की उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको शेड्यूल्स में मिल जाती है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड 8 शेड्यूल्स। जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, है ना। लेकिन 4 शेड्यूल्स को क्या किया गया और ऐड कर दिया गया, है ना। 4 मोर शेड्यूल्स वर एडेड बाय डिफरेंट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जब कोई चीज़ संविधान में जोड़ी जाती है ना, या तो कोई चीज़ संविधान में क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी, या संविधान में कोई चीज़ हटाई जाएगी संविधान से, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब होगा तो मतलब उसमें अमेंडमेंट का नंबर जुड़ेगा, है ना, कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, 91st अमेंडमेंट है, 92nd अमेंडमेंट है, 76th अमेंडमेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, उनको एक दिन हम डील करेंगे जो जो एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट है ना। ये कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये लिस्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसको आप और में कह सकते हो ना, या तो एक ये डेफिनेशन है ये वाली, और या तो ये वाली डेफिनेशन है। सो विच टेबुलेट्स ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी। तो ये क्या करती है, ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को क्या कहती है, रिप्रेजेंट करती है, टेबुलेट करती है ना। एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए और क्या मतलब एक तरह से मेमोरेंडम टाइप का, तो उस हिसाब से शेड्यूल डील करता है। होप कि आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर में कोई भी बात या कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्ड थोड़ा सा भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ उसे मेंशन करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका डिटेल्ड वे में आपको एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि 8 ओरिजिनली शेड्यूल्स थे, है ना, ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स वर देयर, बट इन एडिशन 4 शेड्यूल्स वर एडेड। तो मतलब बाद में 4 जो नए शेड्यूल्स हैं वो ऐड किए गए। तो 8 थे, 9वां शेड्यूल, 10वां, 11वां और 12वां, तो ये 4 शेड्यूल ऐड किए गए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैच डी कॉलम में भी आ सकता है कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 10th शेड्यूल वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको बताना होगा कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, या कि ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, तो आपको बताना होगा 9th शेड्यूल। तो इस तरह से 11th शेड्यूल जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और 12th शेड्यूल जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1992 मतलब 11th और 12th सेम ईयर में जोड़े गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल वे में सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट शेड्यूल है, माफ़ कीजिएगा, तो वो फर्स्ट शेड्यूल क्या डील करता है, इट कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कौन कौन से 28 स्टेट्स का नाम दिया रहेगा और यूनियन टेरिटरीज का भी नाम लिया रहेगा, है ना, जो भी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं यूटीज़ हैं, ठीक है।
तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि मतलब कितनी ज़मीन कौन से स्टेट की है ना, कि कितने किलोमीटर की है, और यूटीज कितने किलोमीटर्स की है, कहाँ कहाँ एरिया है इंडिया का, इंडिया की टेरिटरी कितनी है। तो ये सब चीज़ें किस में मेंशन होंगी, आपके फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होगी, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में क्या मेंशन होगा, तो सेकेंड शेड्यूल है वो क्या होगा, रिलेटेड विद द अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमेलमेंट्स। तो ये क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगा, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, ये सब एक तरह से आप कह सकते हो कि सैलरीज हैं, है ना, कि कौन कौन सी सैलरी, कितनी सैलरी किसको दी होगी। अब इसमें सारे लोगों का सैलरी के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, इसमें कुछ चुनिंदा लोगों की सैलरी के बारे में बताया गया है। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा है विच ऑफ दीज नॉट मेंशन इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा डायरेक्ट पूछ देगा। तो मैं बताना चाहूँगा, इसको आप ध्यान से नोट कर लें जितने भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना। तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है सैलरी एंड अलाउंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, जितने भी स्टेट हैं गवर्नमेंट के, तो वो इंडियन स्टेट्स में सारे गवर्नर्स का क्या दिया है, सैलरी अलाउंसेस दिया हुआ है। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सिमिलर वे में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब विधानसभा का जो स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा उसकी भी सैलरी किस में मेंशन है, इसमें मेंशन है, ठीक है। और फिर क्या है आपको, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब क्या, मतलब विधान परिषद, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, और एक और इंपॉर्टेंट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, इसके बारे में हम सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे पूरा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, और इंडिया का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो कैसे डिफरेंट है, डिफरेंस क्या है ब्रिटिश के जो कंट्रोलर कैग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड शेड्यूल के बारे में हम बात करते हैं। तो जो थर्ड शेड्यूल है आपका, वो क्या करता है, कंटेन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। अब ये है कि ओथ एंड अफर्मेशन, आपको पता होगा कि जब कोई भी अपनी किसी भी ऑफिस में जाता है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, तो जब प्रेसिडेंट ऑफिस में जाता है या कि उस पोस्ट को ग्रहण करते टाइम वो एक शपथ लेता है ना, ओथ लेता है, अफर्मेशन लेता है। अब आपको डिफरेंस नहीं पता होगा ओथ एंड अफर्मेशन में, मुझे पता है 99% लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि अफर्मेशन और ओथ में क्या डिफरेंस है। ओथ जो होती है वो खुद के नाम पे ली जाती है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, जो ओथ है, द डिफरेंस बिटवीन, ये यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ सकता है 3 मार्कर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि द डिफरेंस बिटवीन इन ओथ एंड अफर्मेशन इज दैट ओथ इज अ रिलीजियस कमिटमेंट, है ना, वेयर एज दी अफर्मेशन इज नॉन रिलीजियस। ओथ क्या है, एक रिलीजियस है, मतलब भगवान के नाम पे ओथ आप ले सकते हो, गीता के नाम पे ओथ ले सकते हो, है ना, कि मैंने भगवान के नाम पे मैं ओथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, भगवान के नाम की शपथ लेता हूँ, गीता के नाम की शपथ लेता हूँ। लेकिन अफर्मेशन में प्रतिज्ञा लेते हो, मतलब आप खुद के नाम पे प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जैसे भीष्म पितामह ने बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा, उसी हिसाब से तो ये अफर्मेशन और ओथ में ये डिफरेंस है कि ओथ जो है वो भगवान के नाम पे, गीता के नाम पे, गंगा माता के नाम पे, या कि फैमिली रिलेटिव्स के नाम पे ली जाती है ना। लेकिन जो अफर्मेशन है वो किसके नाम पे ली जाएगी, वो खुद के नाम पे ली जाएगी, वो प्रतिज्ञा है, खुद की प्रतिज्ञा, ठीक है। अब थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से कह सकते हो किस किस की ओथ या अफर्मेशन दी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पूछ देता है एग्जामिनेशन में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, है ना, चाहे HRD मिनिस्टर हो, चाहे आपका डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे जो भी हो, है ना। तो HRD मिनिस्टर तो अब सॉरी चेंज हो चुका है, अब उनको एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि हमारी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो पूरी पॉलिसीज़ हैं, उसका पूरा फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है, वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम अब, तो वो वीडियो जल्दी आने वाला है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के भी, तो आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेंगे 100% श्योर है ये, तो आप देख लेंगे उसको भी। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन,
कि जो कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जब आप इलेक्शन, फॉर एग्जांपल आपको सांसद का चुनाव लड़ना है, एमपी का चुनाव लड़ना है, तो आप जब चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरने जाते हो ना, पर्चा जिसको बोलते हैं, पर्चा भरने जाते हो ना, तो जब पर्चा भरने जाते हो तब भी आपको एक ओथ लेनी पड़ती है, एक मतलब एक तरह से आपको एक शपथ टाइप की लेनी पड़ती है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। फिर आप अगर जब पार्लियामेंट में बन जाते हो एमपी, तब फिर से आपको एक मतलब ओथ लेनी पड़ती है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनको भी लेनी पड़ती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देखो कैग उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है। स्टेट में जितने मिनिस्टर होंगे उनको भी लेना पड़ेगा। जो इलेक्शन स्टेट में जो विधायक लोग चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट जाते हैं पर्चा भरने, उनको भी लेना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, मतलब जो सिलेक्ट हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, फिर उनको लेना पड़ेगा। और हाई कोर्ट ऑफ जजेस, तो इसके भी लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट, जज, हाई कोर्ट, मतलब स्टेट और मतलब स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों पे डिवीज़न है इसका, है ना, उसमें दिया गया। तो आप इसको ध्यान से रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, है ना। फोर्थ शेड्यूल में आपको बताता हूँ मैं। तो जो ये फोर्थ शेड्यूल है, इट कंटेन्स द प्रोविज़न इन रिलेटेड या रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। तो इसका क्या मतलब होता है कि राज्यसभा सीट की एलोकेशन का क्या होता है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कम है उत्तर प्रदेश से, तो उसमें कम होगा। फिर मध्य प्रदेश से भी छोटा राज्य आसाम है, तो उसमें और कम होंगी। तो इस हिसाब से कौन से स्टेट को कितनी राज्यसभा की सीट्स दी जाए, तो इसका एलोकेशन जो है आपके फोर्थ शेड्यूल में गिवन है। ऑलराइट, अब आते हैं हम फिफ्थ शेड्यूल में। तो फिफ्थ शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, मैं फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल इसको एक मतलब साथ डील करूंगा, एक साथ मैं समझाऊंगा, ताकि आपको इसके डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं और बहुत सारी डिफरेंस भी हैं। तो इसको आप कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में डिफरेंस बताइए आप, है ना। हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है, आने के चांसेस हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल पहले डील करेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि शेड्यूल्ड एरिया क्या होती है और शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया क्या होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ एरियाज़ को क्या करता है, नोटिफाई करता है कि ये एरियाज़ क्या हैं, शेड्यूल्ड एरिया है ना, ये एरिया क्या है, शेड्यूल्ड एरिया है। और कुछ एरियाज को ट्राइबल एरिया, मतलब पूरे, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है ना, तो ये इंडिया है, तो इसमें फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स हैं, है ना, फॉर एग्जांपल नॉर्थ के कुछ स्टेट हो गए, मतलब जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब इनके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, है ना, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, कुछ जगह को नोटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल दिस एरिया, इसको नोटिफाई किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, ऑलराइट। तो जब ये शेड्यूल्ड एरिया हो गया, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरे इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया है ना, उससे थोड़ा सा अलग होगा, मतलब वहाँ के जो नियम कानून होंगे वो अलग होंगे। अब आती है बात सिक्स्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में भी सेम ही चीज़ है, बट डिफरेंस क्या है कि इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो डिफरेंस क्या है कि इसमें स्पेसिफिक स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। याद रखिएगा आप इनको, नाम जरूर याद रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सा मैप बना देता हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी रहे, है ना। तो देखते हैं इसको, है ना, सॉरी, ये था ना, ये था 6 स्लाइड थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि असम, मेघालय, ये फॉर एग्जांपल ये बेसिक सा आपका डायग्राम हो गया, ये है ना, ये एक बेसिक सा डायग्राम हो गया। ये आपका असम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये आपका हो गया मणिपुर, है ना, ये हो गया त्रिपुरा, सॉरी यहाँ पे एक मणिपुर आएगा, यहाँ त्रिपुरा आएगा, और ये आएगा यहाँ पे मेघालय, है ना। तो आपको पता होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो सिर्फ 4, यहाँ से आप देखेंगे तो सिर्फ 4 स्टेट्स का दिया हुआ है। अब मैं बता दूँ कि जो ये दोनों डिफरेंस है इसमें सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल में और सिक्स्थ शेड्यूल में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे
कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल बड़ा सा स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया को दे दिया जाएगा कि मतलब ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया है ना, तो ये फिफ्थ शेड्यूल में। अगर पूरा स्टेट यहाँ पे मेंशन है 4 स्टेट, तो ये डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में। सेवन्थ शेड्यूल की बात करते हैं, तो सेवन्थ शेड्यूल में क्या आता है, सेवन्थ शेड्यूल में है आपका, ये डील करता है किससे, सेवन्थ शेड्यूल बेसिकली डील करता है डिवीज़न ऑफ पावर। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिवीज़न ऑफ पावर से आप क्या समझते हो, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने 3 लिस्टें बनाई हुई हैं, है ना, 3 लिस्ट बनाई हुई है सरकार ने। कौन कौन सी लिस्ट है और क्या क्या वो लिस्ट है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, यूनियन मतलब सेंटर गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का अधिकार है, कंकरेंट टी होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, किसके पास कानून बनाने का अधिकार होगा, दोनों के पास होगा, दैट इज सेंटर के पास भी होगा और स्टेट के पास भी होगा। बट अगर दोनों कानून एक साथ बनाते हैं और अगर इन दोनों के कानून में क्लैश करता है ना, तो वो सेंटर का कानून माना जाएगा। अब मैं कुछ बता दूं कि जो यूनियन में है वो 100 सब्जेक्ट है ना, स्टेट में है वो 61 सब्जेक्ट हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट में है उसमें है 52 सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन लिस्ट में फॉर एग्जांपल आपके रेलवे हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया। स्टेट लिस्ट में आता है आपके हेल्थ, है ना, पुलिस हो गया, है ना, एग्रीकल्चर, लैंड, ये सब चीज़ें हो गई। और कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, है ना। तो आपको पूरे 100 नहीं याद रखने हैं, बट थोड़ा सा बेसिक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8th शेड्यूल जो है ये ऑलरेडी मतलब मेंशन है ना। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली जो थी उसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। फिर उसके बाद इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया, है ना, 8 लैंग्वेजेस को नई ऐड किया गया। तो 14 + 8 दैट इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया नई लैंग्वेजेस को। अब मैं बताना चाहूँगा कि नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं और कब कब ऐड किया गया इनको, है ना। तो ये देखिए, ये जो 14 लैंग्वेजेस हैं तो ये ओरिजिनली थी, तो उनका तो ऑलरेडी इस स्लाइड में मेंशन है। आप पूरी 22 लैंग्वेजेस को इस स्लाइड में देख सकते हो। बट जो नई लैंग्वेजेस हैं जो मेंशन हैं, मतलब नई लैंग्वेजेस हैं, उनको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, है ना। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को 3 लैंग्वेजेस ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ 22 हैं, इनमें से कहीं भी आपको इंग्लिश नहीं दिखेगी। सो इंग्लिश इज़ नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश इज़ नॉट मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th शेड्यूल के बारे में डील करते हैं, ठीक है। देखो 9th शेड्यूल सिंपल सी बात है, ये 9 से लेके 12 तक, मतलब ये जो 4 नए शेड्यूल्स हैं ये बाद में ऐड किए गए हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो 9th शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, तो 9th शेड्यूल डील करता है किससे, लैंड रिफॉर्म से, है ना। इट डील विद दी लैंड रिफॉर्म। अब मैं थोड़ी सी इसको आपको स्टोरी बता दूंगा। मैं आपको स्टोरी ये बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अर्लियर पहले क्या था कि जब हमारा इंडिया है, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था देश, है ना, पहले इंडिपेंडेंट नहीं था। तो उसमें क्या था, जमींदारी सिस्टम। आपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर है हमारे उसमें आपने पढ़ी होगी कि जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक जमींदार होता था, उसके अंदर बहुत सारी ज़मीन रहती थी। तो मतलब एक पैरिटी नहीं थी, है ना। देखो क्या था कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन थी और कुछ आदमियों के पास ज़मीन ही नहीं थी। तो इस पैरिटी को मेंटेन करने के लिए, इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए और पैरिटी लाने के लिए इन दोनों में क्या किया गया कि एक नियम लाया गया कि मतलब सीलिंग लगा दी जाएगी, एक तरह से कैप लगा दिया जाएगा कि आप इस मतलब इतने एरिया से ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रखोगे, है ना। उसके ज़्यादा अगर आपकी ज़मीन होगी तो वो कौन ले लेगी, केंद्र सरकार, या कि मतलब गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि लैंड वगैरह जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो सरकार के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आती है।
होता क्या था कि पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी था, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, मतलब एक तरह से फंडामेंटल राइट था। तो जैसे ही सरकार ने ये कानून लाया तो उसमें क्या हुआ कि लोग जो थे, जमींदार थे, वो क्या करने लगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, हाई कोर्ट्स में जाने लगे, है ना। तो भाई जब सरकार ने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि सीलिंग लगी है, कैप लगी है कि आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, बट जो बड़े ज़मींदार थे तो क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते थे। तो उसमें होता क्या था कि सरकार का बनाया हुआ नियम फेल हो जाता था। तो सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और उसमें कहा कि जो भी कानून 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे, जो भी लॉज 9th शेड्यूल के अंदर होंगे, उसके लिए जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट या मतलब हाई कोर्ट में नहीं जा सकेगा, है ना। तो इस तरह से इस कानून को क्या किया गया, 9th शेड्यूल में रख दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट द लॉर्ड इंक्लूड इन द फ्रॉम इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी। इसका मतलब वही होता है कि जुडिशियल रिव्यू से दूर किया गया। लेकिन फिर देखने में ये आया कि जो सरकार की मनमानी चलने लगी, वो जो भी मतलब कानून बनाती थी 9th शेड्यूल में रख देती थी, तो उससे क्या होता था कि मिस यूज होने लगा, किसका, जो इस 9th शेड्यूल का मिस यूज होने लगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द क्या, इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू को आप इस तरह से आप वो नहीं कर सकते, मतलब वायलेट नहीं कर सकते। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू आपको देना पड़ेगा, आप इस तरह से मिसयूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 2007 में क्या होता है कि द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर, मतलब अगर अप्रैल 24 1973 से के बाद जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें अगर आप 9th शेड्यूल में रखते भी हो तब भी आप उसकी क्या होगी, जुडिशियल रिव्यू होगी। अगर व्यक्ति है तो वो जा सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या करवाने के लिए, वो जा सकता है उस चीज़ के लिए कि मतलब हमारी ये प्रॉब्लम है और ये सरकार ने मतलब हमारे साथ जोर जबरदस्ती की है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हो। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। और ये इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिएगा, अप्रैल 24 1973। इसके बाद जो भी कानून बनेंगे तो उसमें जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। 10th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 10th शेड्यूल का मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है और 9th शेड्यूल का भी एक्चुअली मैंने बनाया हुआ है। तो ये सब वीडियोस की आपको मैं मतलब ये स्पेसिफिकली जो वीडियो है ये 10th 9th ऐसे शेड्यूल पे डील करते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है मीन्स के लिए। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, इसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब सांसदों के लिए और विधायकों के लिए क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। इसको ऐड कैसे किया गया है, इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा किया गया है। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है एंटी डिफेक्शन लॉ का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डालूंगा 10th शेड्यूल का, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत्स। देखो, ऐसा नहीं है कि पंचायत पहले नहीं था, पंचायत पहले था, पर उसका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला था, उसको ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर नहीं मिली थी। लेकिन 8th शेड्यूल के द्वारा पंचायत को इसमें भारत के संविधान में ऐड कर दिया गया, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कोडिफाई किया गया और इसमें 29 सब्जेक्ट को दे दिया गया कि सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो 29 सब्जेक्ट किसको दे देगी, इसको दे देगी, मतलब पंचायत को दे देगी। ठीक है, ये जो शेड्यूल है ये ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है यार, देखो 29 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो इतने पावर देती नहीं है, वो नाम मात्र के 29 पावर्स हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 12th शेड्यूल के बारे में। 12th शेड्यूल ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, है ना। ये क्या करता है, म्यूनसिपैलिटीज़ जो कि आपके नगर निगम है, नगर पंचायत है ना, नगर पालिकाज हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ना, तो उनके कंटेस्ट में 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, है ना, किसको, म्यूनसिपैलिटीज़ को। तो ये जो है 12th शेड्यूल इन सब से डील करता है ना।
तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस की। और मैं जो ये 9 शेड्यूल और 10 शेड्यूल है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाया हुआ है to get more understanding about these topics. So please go and watch it, and thank you very